नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत वंदन। भारत वंदन की टीम आज एक ऐसे जगह पर मौजूद है जहां पर अगर आप छत्तीसगढ़ और रायपुर शहर के इतिहास के पन्नों को झांकेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें हैं ये पता चलेगा। जी हाँ, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में स्थित गुरु घासीदास संग्रहालय में यहाँ जो है अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार सप्ताह चल रहा है, जहाँ आपको ये पता चलेगा कि रायपुर शहर और हमारे छत्तीसगढ़ का इतिहास कैसे रहा, क्या क्या चीज़ें हुई, शुरुआती दिन कैसे रहे और अब तक की स्थिति क्या है। ये तमाम जो जानकारी है वो आपको मिलेगी। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ आप आके विज़िट कर सकते हैं। यहाँ 3 जून से शुरू हुआ है और 9 जून तक जो है अभिलेखागार का ये सप्ताह जो है ये होगा। यहाँ आप आके विज़िट कर सकते हैं और इतिहास के पन्नों को झांक सकते हैं और इतिहास की जानकारी आप ले सकते हैं। इसी बीच आज हम मौजूद हैं, अंदर देख पाएंगे पूरा प्रदर्शनी लगा हुआ है, मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ हम चलेंगे और जानेंगे पूरी जानकारी कि कैसे रही कैसा रहा वो दौर। इतिहास के पन्नों को आप झांकते हैं तो क्या क्या चीज़ें मिलती है, क्या जानकारियाँ मिलती है। आप जब रायपुर शहर के बारे में जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि शुरुआती दौर कैसे रहे और एक छत्तीसगढ़ राज्य के इतिहास कैसे रही। ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। ये मैं पूरा दिखाना चाहूँगा। यहाँ प्रदर्शनी लगा हुआ है, इस तरफ दिखाइए। यहाँ मैम मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे पूरी जानकारी और आप तक साझा करेंगे। इस तरफ आइए, आइए मैम। जी मैम नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम लिखती हैं आप? नीलिमा शर्मा। जी मैम, यहाँ प्रदर्शनी लगा है मैम 3 जी तारीख से। जी यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, बारीकियाँ आप बताएंगी? जी यहाँ पर हमने रायपुर शहर के पर्टिकुलर 6 टॉपिक को कवर किया है और ये हम लोग 3 से 9 जून तक आर्काइवल वीक इंटरनेशनल आर्काइव डे में हर साल मनाया जाता है। हम पिछले 3 साल से यहाँ पर प्रदर्शनी लगा रहे हैं। तो आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि रायपुर के जो बूढ़ा गार्डन 1927 में इसको मनोरंजन उद्यान और लारी म्यूनिसिपल स्कूल जो आज माधवराव सप्रे स्कूल है, इसको नगर पालिका समिति को सौंपने संबंधी जो रिकॉर्ड है उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। मैम मैं ये जानना चाहूँगी, यहाँ कब से कब तक की जो जानकारियाँ हैं वो सहेज के रखी हुई हैं? यहाँ पर तो आपका 1800 से लेकर जो है पुराने दस्तावेज, वो सब पूरे 100 साल से भी पुराने दस्तावेज हमारे यहाँ संग्रहित हैं। ये पूरा रायपुर शहर का या फिर छत्तीसगढ़ के इतिहास के पन्नों को भी छत्तीसगढ़ का भी है और ऑल ओवर इंडिया हिंदुस्तान की भी जानकारी यहाँ पर मौजूद। जी मैम, एक बाई एक एक करके हम जानने की कोशिश करेंगे आपसे। जी जी जैसे कि यहाँ ये बूढ़ा गार्डन का पूरा कब से शुरुआत हुई, ये सारी जानकारी इसमें है। जी बूढ़ा नहीं, तालाब की जब बूढ़ा गार्डन को जब नगर पालिका समिति को जी सौंपा गया और ये प्लेग्राउंड बनाने के लिए था जी सप्रे स्कूल मैदान के लिए, जी उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिया गया है और ये उसके स्केच भी हैं, ड्राइंग वगैरह हैं। ये 10 नवंबर 1927 जी यहाँ डेट भी है। देखिए सील के साथ जो डेट लगा होता है वो आप डेट भी देख पाएंगे। बूढ़ा गार्डन को मनोरंजन उद्यान और लारी म्यूनिसिपल स्कूल के खेल मैदान के रूप में। अच्छा, ये पूरा मैप उस टाइम मैपिंग किया गया था किस तरह से बनेगा। ये क्या है 1931 उस समय गांधी जी के लोकमान्य तिलक की तो डेथ हो चुकी थी, जी तो लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि एवं गांधी जी यहाँ पर आए हुए थे, तो उनके जन्मदिन पर अवकाश, स्थानीय अवकाश रायपुर में घोषित किया जाए करके रायपुर नगर पालिका के जो कमिश्नर के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिखा गया था और ये मान्य हुआ। उसी से रिलेटेड ये दस्तावेज है। तब से उनके जन्म दिवस के अवसर पर छुट्टी मनाई जाती है। हाँ, तभी से पारित हुआ। नहीं तो गांधी जी के जन्मदिन पर शायद उसके आफ्टर डेथ हुआ होगा, लेकिन रायपुर में 1937 से ये कार्रवाई हुई और ये डिक्लेयर भी हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये म्यूनिसिपल काउंटी एनिवर्सरी डे ऑफ लोकमान्य तिलक और गांधी जी के बर्थडे, ये दोनों पर, और रायपुर और बिलासपुर दोनों के लिए यहाँ पर चला था, पत्र व्यवहार हुआ था, लेकिन हमारे पास रायपुर की जानकारी है तो उसे अच्छा, इसके माध्यम से छुट्टी की मांग की गई थी। जी, स्थानीय अवकाश, लोकल हॉलिडे घोषित करने की मांग की गई थी और ये पारित भी हुआ था। जी मैम, जी मैम। आगे राजम जिला गरियाबंद के पुरातात्विक स्थल सीताबाड़ी। ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का वो है, ASI का जी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके द्वारा 1938 में राजीव
जो अभी गरियाबंद जिले में है वो पुरातात्विक स्थल है। तो वहाँ पर जो स्मारक है उसको संरक्षित मतलब प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित किया गया था। उसकी नोटिफिकेशन जो जारी हुई थी उसकी जानकारी इसमें दिया गया है 1938 में सीताबाड़ी। यहाँ जो तमाम जानकारी देख पा रहे हैं, देखिए इतिहास के पन्नों को पर झाँकेंगे तब आपको जानकारी मिलती है कि क्या क्या चीज़ें हुई थी हमारे रायपुर शहर में या फिर छत्तीसगढ़ में। इसी सब चीज़ों को देख के यहाँ प्रदर्शनी लगाया जाता है और आज वो दिन है कि आज आप चाहते हैं तो आप यहाँ रायपुर स्थित गुरु घासीदास संग्रहालय में आके ये तमाम जानकारी आप अपने हृदय में, अपने मनोवृत्ति में आप जो है डाल सकते हैं और जानकारी आप तक पहुँचेगी भारत वंदन के माध्यम से। फिलहाल और अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ के आप इतिहास के पन्नों को देख सकते हैं। जी मैम, आगे। ये है जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ उस समय छत्तीसगढ़ में 14 देशी रियासत थे जी। उनके एकीकरण से संबंधित अभिलेख है। तो इसमें फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाएगा, ये रियासत जो है राज्य कहलाते थे, 14 देशी राज्य। तो उसमें सभी लोग एग्री नहीं थे। शुरू में तो सिर्फ 11 राज्यों ने हस्ताक्षर किए थे, बाद में फिर 14 लोगों के जो शासक थे वो सभी एग्री हो गए। उनके एग्रीमेंट की भी जानकारी है इसमें, और कौन से रियासत के रूलर को क्या उपाधि दी जाती थी, उसका हेडक्वार्टर क्या था, उसका रेवेन्यू क्या था, उस समय उनकी पॉपुलेशन क्या थी, इसकी पूरी जानकारी आपको दस्तावेजों में और एक एक करके अलग अलग राज्यों की पूरी जानकारी स्पेसिफाई करके यहाँ पर लगाया गया है। आप देख सकते हैं ये बस्तर स्टेट है। बस्तर स्टेट का हेडक्वार्टर जगदलपुर हुआ करता था। वहाँ के जो रूलर थे उसकी उपाधि महाराजा थी। उस समय वहाँ की पॉपुलेशन जो दिया गया है देख सकते हैं आप इसको, और वहाँ रेवेन्यू क्या था 45-46 में, ये सब चीज़ यहाँ दर्शाया गया है। उसके अलावा उसमें कौन कौन से जमींदार और तहसील उसके अंतर्गत शामिल थे, जैसे 6 इसमें 6 तहसील उसमें शामिल थे, जगदलपुर, कोंडागांव, अंतागढ़, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा। ऐसे ही सभी राज्यों को इसमें दर्शाया गया है। ये अंबिकापुर है, वहाँ पर महाराजा की उपाधि दी जाती थी। यहाँ पर भी महाराजा, ये भी महाराजा। कांकेर में महाराजाधिराज बोलते थे, उसमें भी पूरी जानकारी दी गई है। ये रायगढ़ है, रायगढ़ में राजा बोलते थे, उनका हेडक्वार्टर धर्मजयगढ़ था। ऐसे ही जानकारी है जसपुर नगर की, वहाँ पर रूलर को राजा कहा जाता था, और वहाँ पर सारंगढ़ में भी राजा कहा जाता था। ये जानकारी है रायगढ़ की। रायगढ़ में भी राजा की उपाधि दी गई थी। शक्ति में भी राजा की उपाधि दी गई थी। इसमें पूरी जानकारी है कि उस समय कौन राजा वहाँ होते थे या फिर कितनी जनसंख्या वहाँ की थी। पूरी जानकारी हमारे पास अवेलेबल है। डॉक्यूमेंट हमने बहुत ही सिंबॉलिक रूप में यहाँ पर लगाया है जी। और पूरे डिटेल के लिए हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध है। यह है कवर्धा में देखिए बहुत ही अलग तरीके से वहाँ पर राजा को ठाकुर की उपाधि दी गई थी जी। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। और ये है बैकुंठ में राजा की उपाधि। और ये है खैरागढ़ में राजा है। राजनांदगांव में महंत की उपाधि दी जाती थी। और आपको ये जानकर मतलब अच्छा लगेगा कि ये महंत सर्वेश्वर दास और महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय और इन्हीं के राजा ने वहाँ पर दान दिया गया था, इसी के कारण उसको महंत नाम से संबोधित किया गया है। यह है छुई खदान में भी महंत की उपाधि दी गई थी। इसके बाद है आपका सरगुजा, चांग भाकर में भैया कहा जाता था रूलर को। ये रायपुर शहर अच्छा राजकुमार कॉलेज का इतिहास इसमें है जी। ये है राजकुमार कॉलेज। उस समय क्या है जो रियासत थे, हमारे जो रियासत थे वहाँ के जो रूलर थे शासक, उनके द्वारा रायपुर के राजकुमार कॉलेज में स्विमिंग पूल और टेनिस कोर्ट के निर्माण के लिए उनके द्वारा जो डोनेशन दिया गया था उसकी जानकारी इसमें है कि कितने कौन से रियासत के राजाओं ने इसके लिए जी अनुदान दिए थे। यहाँ आप देखेंगे रायपुर शहर में जब 1955 के इतिहास को आप झाँकेंगे तब आप पता चलेगा 32 वार्ड हुआ करते थे, जो कि यहाँ एक एक करके आपको देखने को मिलेगा। टिगरापारा, बैरन बाजार, सिविल लाइंस। लेकिन अभी ये रायपुर शहर बढ़ के 70 वार्ड हो चुके हैं, आपको देखने को मिलेगा। ये इतिहास के पन्नों में झाँकेंगे तो 1955 का है। ये 1955 का जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ रायपुर शहर में 32 वार्ड हुआ करते थे जी। आगे ये क्या है मैम, ये
पुनर्गठन। हाँ, ये जो है ना शुरू से दिया हुआ है। यहाँ से आप देखिए, ये 1883 में यहाँ पर अधिनियम जो पारित हुआ था 1873। 73 में। जी। उसके बाद आपको यहाँ पर जानकारी आपको दिया गया है रायपुर की 1910 से 1910 लेकर यहाँ पर जनसंख्या। 1965 तक की। जी। उसके बाद हम लोगों ने इसे नगर निगम से यहाँ पर प्राप्त किए हैं। 2020 के अनुसार यहाँ पर 70 वार्ड हो गए हैं। देखिए यहाँ पर आते आते यहाँ पर 70 वार्ड हो गए हैं। यहाँ पर पूरा दर्शाया गया है। ये 1910 में रायपुर में कितने वार्ड थे, कितनी यहाँ पर जनसंख्या देखिए, थी? यहाँ पर है ना, ये पूरा दिया गया है। 1965 तक आपके 35 वार्ड थे, 1965 तक। वो बढ़ के आज हमारे पास 70 वार्ड हो गए हैं। ये भी रायपुर की दस्तावेज है। जी। उस समय जब शरणार्थी जो है आए थे 1948 में, जी। माना में शरणार्थी आए थे, तो माना में कैंप शुरू किया गया था। तो किस तरीके से उसके शासन के द्वारा व्यवस्था की गई थी और उनके किस तरीके से खाना पीना रहना, इवन उन लोगों को राशन पानी दिया गया, उनकी स्वच्छता सफाई सब प्रकार की उनकी व्यवस्था की गई थी। ये सारे दस्तावेजों में आपको देखने को मिलेगा। ये सैनिटेशन है, वाटर सप्लाई है, फिर राशन है, उन लोगों को किस तरीके से ईंधन की आपूर्ति है ना, उनको जब आए तो उनको रखा गया, फिर स्टाफ वगैरह की व्यवस्था, ये सारी जानकारी इसमें दिया अच्छा, गया उनका है। रहने के लिए, जी। उनके खाने पीने जी। की व्यवस्था, ये सारी जानकारी फिर दी उन गई लोग है। यहाँ पर रह गए। रायगढ़ जूट मिल मजदूर आंदोलन की घटना। रायगढ़ का जूट मिल शायद हम सब जानते हैं। जी। इतिहास के पन्नों में सभी ने पढ़ा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। तो जूट मिल पे किस तरीके से हड़ताल हुई थी, वहाँ के मज़दूरों ने अपने मांगों को लेकर किस तरीके से हड़ताल किया था, और एक समय ऐसा आया था कि जूट मिल कुछ दिनों के लिए बंद भी हो गया था। फिर सरकार ने शायद उनकी मांगे मानी और फिर ये शुरू हुआ। ये सब दस्तावेजों में है। यहाँ पर आपको देखने मिलेगा किस तरीके से लेबर यूनियन ने क्या क्या मांग की थी। उनको बुनियादी सुविधा है ना, 3 माह के काम करने के बाद मजदूर परमानेंट कर देना चाहिए, उसको डॉक्टरी सर्टिफिकेट, बीमारी है ना, ये सब चीज़ें हैं उनको। ये सब दस्तावेजों में आपको देखने मिल रहा है। ये है रायपुर का जो खमारडी था, खमारडी जो आज शंकर नगर कहलाता है। तो ये 1949 में गवर्नमेंट ने उसकी जो अधिसूचना जारी की कि रायपुर का खमारडी जो है अब शंकर नगर के नाम से जाना जाए। 1949 का यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अच्छा, और खमारडी से शंकर नगर बनाने के लिए ये जो प्रस्ताव किया गया था, ये 1949 में हुआ। जी, 1949 की घटना है ये। और वहाँ पर शंकर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, यहाँ पर लिखा हुआ है शंकर भगवान के, ये दिखे प्राण प्रतिष्ठा के बाद इसका नाम शंकर नगर किया गया। और ये गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, जबकि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का समय था। महाकौशल ये वही है। ये पूरा दस्तावेज ये यहाँ लगा बस्तर हुआ है। दशहरा का है। बस्तर दशहरा से सभी परिचित है, जी। है ना। बस्तर दशहरा आज भी स्टेट फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट है 1952 की। तो गवर्नमेंट ने कहा था कि जैसे पूर्व से मना रहे हैं वैसे ही इस वर्ष में मनाया जाएगा, और इसके लिए उस समय 15,000 अनुदान दिए गए थे। और इसमें 2 महत्वपूर्ण पॉइंट था कि मौली परघाव या रिसेप्शन ऑफ डोली दंतेश्वरी माई आज भी होता है। ये दंतेवाड़ा से माई की डोली निकलती है, मुरिया दरबार लगता है और प्रदर्शनी लगाई जाती। ये सारी चीज़ें आज भी ऐसे ही होता है, उस समय भी ऐसा ही होता था। जब से शुरू हुआ है तब से ये चला आ रहा है, आज भी इतिहास ये के पन्नों में हमारा ये डॉक्यूमेंट है 1952 की। बस्तर के गुण दशहरा ये भी ये छुई खदान खैरागढ़, छुई खदान को खैरागढ़ तहसील में सम्मिलित किए। तो स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और विरोध के कारण हिंसा की वारदात हुई। पुलिस को मजबूरन नियंत्रित करने के लिए गोली चलाना पड़ा, और गोली चालन में कुछ लोगों की मृत्यु हुई, कई लोग घायल हुए। और ये सब न्यूज़पेपर जो वो है स्थानीय विरोध और गोलीकांड की घटना किस वजह से हुआ था मैम, ये कुछ जानकारी है इसमें लिखा हुआ है? हाँ, बताया रही ना, वही तो बताई कि इसको खैरागढ़ तहसील में सम्मिलित किए थे।
चुईका दान को, तो उसका विरोध किया स्थानीय लोगों ने, उसी के कारण ही ये ऐसा हुआ है। मराठी में भी आपको देखने मिलेगा कि ये नागपुर से उस समय निकला था। ये यहाँ आपको देखने को मिलेगा भिलाई इस्पात। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना से पहले जब जमीन का चयन किए और मास्को के सहयोग से, रूस के सहयोग से बना है, सभी लोग हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले रसियन यहाँ पर आए देखने के लिए। यहाँ पर दस्तावेजों में बता रहे हैं कि शुरू में 8 विशेषज्ञ रसियन विशेषज्ञ आ रहे हैं, बाद में 2-4 और विशेषज्ञ आएंगे। वे लोग तांदुला क्षेत्र में लगभग 1 माह तक काम करेंगे, ज़मीन की जांच करेंगे, पानी, गड्ढा, होल सभी की जांच करेंगे। और उसके बाद ये सेलेक्ट हुआ। उसके बाद किस तरीके से मतलब सरकारी के मतलब कोषा आवंटन, विद्युत आपूर्ति किस तरीके से होगी। शुरू में यहाँ के रायपुर के पावर हाउस से भी उसको सप्लाई किया गया था, बाद में कोरबा से उसका हुआ। यहाँ पर उसका पूरा एस्टीमेट दिया हुआ है 1954-55 फाइनेंशियल ईयर में किस तरीके से यहाँ पर आवंटन किया गया था, इसकी जानकारी दी गई है पूरा। मास्को से जो टेलीग्राम आया था ये यहाँ पर दर्शाया गया है, मास्को से जो टेलीग्राम आया था 1954 का है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने बहुत सारे छत्तीसगढ़ के सभी संभागों को लगभग प्रदर्शित करने की कोशिश की है। रायपुर, दुर्ग सभी संभाग आ गया, सरगुजा, बस्तर सभी। मैम ये प्रदर्शनी लगाने का कोई उद्देश्य लेके आप प्रदर्शनी लगाते हैं या फिर ऐसा? उद्देश्य यही है कि अपने आर्काइव को आप जानिए, अपने धरोहर को आप जानिए। ये धरोहर जो है राज्य की धरोहर है, विश्व की धरोहर है। मतलब आपकी धरोहर हमारे पास हम संजो के रखे हैं। आप आइए, जानें, और आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अभिलेखागार स्टेट आर्काइव्स है, राज्य अभिलेखागार है और लोगों के लिए है। ये लोग यहाँ पर आते हैं, रिसर्च करते हैं और पढ़ते हैं और डॉक्यूमेंट को मांग करते हैं, उनको दिया जाता है। जो नियम है उसके तहत उनको ये प्रदान किया जाता है। कई लोगों ने यहाँ पर PhD की है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने पूरी जानकारी दी। मैं आपको बता दूं अभी वर्तमान समय ऐसा चल रहा है कि आज के यूथ, आज के जो युवा वर्ग निकल के आ रहे हैं, उनको इतिहास के पन्नों के बारे में मुझे लगता है कथाकथित तौर से जानकारी नहीं होती है, जानकारियों से अनजान होते हैं। उनको आके रायपुर शहर के इस संग्रहालय में आके, यहाँ प्रदर्शनी जो लगा है, यहाँ के इतिहास के पन्नों को एक बार ज़रूर झांकना चाहिए कि किस तरह से छत्तीसगढ़ राज्य और रायपुर शहर के शुरुआती दौर कैसे रहे, उस समय क्या क्या चीज़ें होती रही हमारे छत्तीसगढ़ में जब अंग्रेज़ों का शासन था, तो किस तरह की गतिविधियाँ होती रही। ये तमाम जो जानकारी है वो आपको यहाँ आके मिलेगा। और आप अगर भारत वंदन के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, तो आपको भी तमाम वो जानकारी जो है हमने पूरी तरह से मैम के माध्यम से हमने साझा करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अभी फ़िलहाल हम मौजूद हैं संग्रहालय में और आप भी आकर यहाँ विजिट करिए और जानकारी लीजिए और इतिहास के पन्नों को जानिए। कैमरे के पीछे हैं रामेश्वर ध्रुव, मैं हूँ शैलेंद्र कुमार, भारत वंदन, रायपुर। नमस्कार।